सर यस प्लीज कम। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैडम। बैठिए बैठिए। थैंक यू सर। आपका नाम? रवि कुमार सिहाग। रवि कुमार सिहाग। रवि कहाँ से हैं आप? सर मैं राजस्थान के गांव 3 DAM और जिला श्रीगंगानगर का निवासी हूँ। और ये आपका यूपीएससी में कौन सा अटेम्प्ट है? सर सेकंड अटेम्प्ट है। सेकंड। पिछली बार क्या हुआ था? सर पिछली बार IRTS मिला था, 337 रैंक थी। अच्छा, आप IRTS में हैं, 337 रैंक था। और पिछली बार इंटरव्यू में कितने मार्क्स मिले थे आपको? सर 168। 168, ये तो बहुत अच्छे नंबर नहीं है। तो आपने पिछले 1 साल में अपने व्यक्तित्व में ऐसे क्या परिवर्तन किए कि आपको उम्मीद है कि इस बार अच्छे नंबर मिलेंगे? सर एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स पे मैंने थोड़ा और वर्क किया कि जो भाषा पे थोड़ी पकड़ है उसको और मजबूत किया। दूसरा सर जो आंसर देने की शैली है उसमें मैंने जो स्ट्रक्चर और कॉन्टेक्स्ट है उसमें सर सुधार किए हैं। और उसके अलावा सर जैसे अन्य भाषाएं हैं, कई बार इंग्लिश में पूछते हैं तो उस पर मैंने थोड़ा वर्क किया है कि ताकि अगर इंग्लिश में भी मेरे से पूछा जाए तो मैं उसका सहजता से आंसर दे सकूँ। तो पिछली बार ऐसा तो नहीं लगा कि आपने अच्छा इंटरव्यू दिया किंतु अंक खराब मिले आपको? नहीं सर, मुझे जब मैंने एनालिसिस किया तो मुझे लगता है कि मेरे इंटरव्यू के हिसाब से बिल्कुल सही नंबर है। सही नंबर थे, ठीक है। तो रवि ये बताएं कि आप तो रेलवे में सिलेक्टेड हैं ही पहले से और सिविल सेवक एक तरह से हो गए हैं, ज्वाइन कर लिया आपने सर्विस को? सर EOL लिया मैंने। अभी आप EOL पे हैं, लेकिन EOL से पहले कुछ दिन तो काम किया होगा आपने? सर 3 से 4 दिन काम कुछ नहीं करवाते, ट्रेनिंग स्टार्ट 3-4 दिन आप ट्रेनिंग में रहे और फिर आप EOL लेके वापस आ गए? जी सर। है ना। तो चलिए ये बताइए कि EOL क्या होती है और उसका पर्पस क्या होता है? सर EOL का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। तो उसका मतलब होता है कि अति साधारण स्थितियों में हम 1 साल की लीव ले सकते हैं। और जनरली ये जो स्टूडेंट्स हैं वो दोबारा तैयारी करने के पर्पज से 1 साल की लीव लेते हैं। सर कौन कौन सी लीव्स मिलती हैं भारत सरकार में अगर कोई एम्प्लॉय लेना चाहे तो? सर एक तो चाइल्ड केयर लीव होती है। ठीक है, आपको मिलेगी वो? सर उसके शादी होने के बाद में अगर मेरे बच्चे होंगे तो सर क्या? सर मैं श्योर नहीं हूँ, शायद माताओं को मिलती है सर। ठीक है। और सर उसके अलावा सॉरी सर मुझे ज़्यादा पता नहीं है। CL, EL, पैटर्निटी लीव, मैटरनिटी लीव, इनमें से किसी का अंदाजा नहीं है अभी आपको? सर एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि कितने दिन की लीव मिलती है। अभी दरअसल आप सर्विस में गए नहीं इसलिए आपने बहुत ध्यान दिया नहीं। जी सर। अभी जो मिलनी थी उस पर ध्यान दिया सिर्फ। बिल्कुल सर। बाकी सब पे क्या ध्यान दें। मैंने भी आपका DEF-2 देखा और आप मेरी जानकारी में अब तक के पहले ऐसे उम्मीदवार है जिसने अपने होम स्टेट को प्रेफरेंस देने से मना किया है। जी सर। मैं जानना चाह रहा हूँ कि अपने राज्य में जहाँ आपका सारा बचपन गुजरा, जिस राज्य ने आपके ऊपर निवेश किया, उस राज्य को उम्मीद होगी कि हमारा बच्चा IAS बनने के बाद राज्य में आएगा, राज्य को अच्छा बनाएगा, और आपने एंड टाइम पर अपने राज्य को छोड़ने का फैसला कर लिया। क्या वजह है इस दुराव की वजह क्या है? सर जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं उनका नेचर है कि पूरे ऑल इंडिया में हम कहीं पर रहकर भी काम कर सकते हैं और भारत के एकात्मकता के लिए सर्विसेज है। तो सबसे बड़ी बात तो चॉइस की है कि मैं चाहता हूं कि मैं अपने स्टेट से बाहर रहकर काम करूं, अन्य कल्चर से भी मेरा जुड़ाव हो। सर नहीं, वो तो ठीक है, आप डेपुटेशन पे या सेंट्रल डेपुटेशन पे जा ही सकते हैं, और ऑल इंडिया सर्विस में काम करने वाला व्यक्ति भी अगर चाहे तो कम से कम 8-10 साल तो बाहर काम कर ही लेता है अपने राज्य से बाहर, तो वो तो वैसे भी संभव है। मैं तो जानना चाह रहा हूँ कि अपने राज्य से ऐसी कौन सी आपको नफरत या घृणा है कि आप वहाँ काम करना ही नहीं चाहते? सर राज्य से नफरत या घृणा नहीं है, अगर चॉइस का मामला हो तो मैं सर बाहर के राज्य में रहकर काम करने में। क्यों? मैं यही जानना चाह रहा हूँ क्यों ऐसा है, अपने राज्य को लेकर चॉइस क्यों नहीं है आपके मन में? सर मैं ये कुछ वैसा हुआ कि शादी करूंगा तो अपनी जाति में तो नहीं करूंगा, किसी और जाति में ही करूंगा। ये भी तो हो सकता है कि जहां कोई बढ़िया व्यक्ति मिलेगा वहां कर लूंगा, चाहे अपनी जाति हो चाहे दूसरी जाति हो। पर ये कहना कि अपने राज्य में तो काम नहीं करूंगा, किसी और राज्य में ही जाऊंगा, क्योंकि आपकी अपने स्टेट में 0 प्रेफरेंस दिख रही है इसमें, मैं इसका तर्क समझ नहीं पा रहा हूँ। आप अपने आराम से समझाइए, आपका क्या भाव है उसके पीछे? सर एक बड़ा भाव इसके पीछे ये है कि जो कल्चर है, जो हरियाणा का कल्चर है, मैं वहाँ से अधिक जुड़ाव महसूस करता हूँ। सर अगर मैं मेरे पेरेंट्स से भी बात करूँ तो वो भी हरियाणा के कल्चर से ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं। तो सबसे बड़ा रीज़न यही था कि मैंने हरियाणा को अपनी स्टेट प्रेफरेंस में पहली चॉइस करा था। सर ठीक। और नंबर 2 पे राजस्थान भरने का ऑप्शन नहीं आया हुआ शायद आपके पास? नहीं सर, उसमें ये है कि अगर आप होम स्टेट नहीं लेना चाहते तो अगर आपने फर्स्ट पर नहीं भरा तो आपको नहीं मिल सकता, कोई दूसरी चॉइस नहीं मिलती है उसमें। ठीक है सर, पहले आप पूछें। रवि, उत्तर पूर्वी राज्यों की अर्थव्यवस्था में के सुधार करने में प्रशासकों की कितनी भूमिका हो सकती है और क्या क्या भूमिका हो सकती है? सर प्रशासकों की सबसे बड़ी भूमिका तो यही है कि जो भी प्रशासकों का काम, कोई भी योजनाएं हैं, नीतियां हैं,
उनको इम्प्लीमेंट करने का होता है। और अगर नीतियों को इम्प्लीमेंट करने में अगर वो अधिक जुनून से काम करेंगे तो सबसे ज़्यादा विकास उसी से होगा। सेकंड सर, प्रशासकों में कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, वो वहाँ की भाषाएं सीखें, वहाँ के लोगों से बात करें, तो वो अधिक जुड़ाव महसूस करेंगे देश के साथ में। क्योंकि मेरे विचार में उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं वो सबसे कम जुड़ाव भारत से महसूस करते हैं। तो हमारा दायित्व है कि प्रशासकों को अधिक कौशल का परिचय देते हुए उनसे अधिक वार्ता की जाए, देश के से अधिक उनको जुड़ाव महसूस करवाया जाए और योजनाओं का अधिक अच्छे से। आपने अपनी वरीयता सूची में इन राज्यों को सबसे नीचे क्यों रखा और नागालैंड को तो एकदम से नीचे रखा है? सर, अगर वरीयता की बात करें तो कोई ना कोई राज्य तो सर नीचे आएगा ही। तो मैं जिस कल्चर से अधिक जुड़ाव महसूस करता हूँ, मैंने उस वरीयता में इन राज्यों को रखा है। लेकिन उत्तर पूर्वी राज्यों में काम करने मुझे कोई भी समस्या नहीं है। इवन सर, मेरी तो हॉबी भी अधिक भाषाएं सीखना है, तो इन राज्यों में काम करने को मिलेगा तो मेरी एक हॉबी भी इससे पूरी हो जाएगी सर, और मैं अच्छे से काम भी कर पाऊंगा। अच्छा बताइए, हाल फिलहाल में ब्राज़ील के साथ हमारे संबंधों में काफ़ी प्रगाढ़ता बढ़ रही है। वहाँ के राष्ट्रपति हमारे मुख्य अतिथि थे गणतंत्र दिवस पर। ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था और समाज के बारे में कुछ बताएं, क्यों हम अपने संबंध प्रगाढ़ बना रहे हैं? इसके 3-4 कारण मैं सोच पा रहा हूँ। पहला तो सर, ब्राज़ील है वो साउथ दक्षिण गोलार्ध में है, तो दक्षिण दक्षिण सहयोग की भावना है वो इससे मजबूत होगी। दूसरा, ब्राज़ील का जो शहरीकरण का मॉडल है, भारत उससे बहुत कुछ सीख सकता है, क्योंकि ब्राज़ील में बड़े बड़े शहरों के अनेक क्लस्टर्स हैं, उनसे भारत अपनी जो शहरी परियोजनाएं, स्मार्ट सिटी मिशन है, उनमें और अधिक विकास कर सकता है। तीसरा सर, जो यूएन की स्थायी सदस्यता है उसमें जो ब्राज़ील भी एक दावेदारी है, और भारत जिस ब्राज़ील के सहयोग की अपेक्षा करता है और भारत ब्राज़ील को भी सहयोग करता है कि जो स्थायी यूएन की सुरक्षा परिषद है उसके अधिक समावेशन के लिए ब्राज़ील का सहयोग लिया जाए। ब्राज़ील के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री में क्या कुछ समानताएं दिखती हैं व्यक्तित्व में? माफ़ कीजिए सर, मैं इतना अधिक इसमें पढ़ा नहीं है सर। अच्छा, शहरीकरण में खास तौर पे किन बिंदुओं को आप उभार के बताना चाहेंगे? क्या क्या बातें हम सीख सकते हैं उनसे? सर, ब्राज़ील में शहरीकरण है वो काफ़ी अधिक है। भारत भी स्मार्ट सिटी मिशन पे काम कर रहा है और अमृत जैसी योजनाओं पे काम कर रहा है। ब्राज़ील में शहर है वो बड़े बड़े शहरों के क्लस्टर्स हैं कि वहाँ पर जैसे बड़े शहर है वो एक ग्रोथ इंजन के रूप में काम करते हैं, तो इस मॉडल को भारत अपना सकता है। हमने जापान के क्योटो शहर को भी सिस्टर सिटी के रूप में बनारस का चुना। क्या लगता है उसका असर बनारस शहर पे पड़ता हुआ दिख रहा है? माफ़ कीजिए सर, मैंने इस बारे में पढ़ा नहीं है, मैं जाके इसमें और पढ़ूंगा सर। अच्छा, भारत के मौद्रिक नीति के माध्यम से ब्याज दर को लगातार गिराया जा रहा है, इस भरोसे के साथ कि ब्याज दर कम होगा तो निवेश बढ़ेगा। क्या बता सकते हैं कि निवेश को प्रभावित करने वाले कौन से कारक होते हैं और उनमें से क्या ब्याज दर अकेला या सर्वप्रथम कारक है? सर, जो निवेश को प्रभावित करने वाले कारक है उसमें ब्याज दर एक कारक है सर। सबसे बड़ा कारक मैं मानता हूँ सर नीतियों की निश्चितता को, क्योंकि पिछले साल की आर्थिक समीक्षा में भी ये बात कही गई थी कि जो नीतियों की निश्चितता है वो निवेश के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है। दूसरा सर, मैं मानता हूँ मार्केट को, कि अगर हमारा मार्केट अच्छा होगा तो निवेश की संभावनाएं बढ़ेगी। तीसरा मानता हूँ सर इंफ्रास्ट्रक्चर को, निवेश वहीं आकर्षित होगा जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़्यादा डेवलप्ड होगी, और उसमें सर ब्याज दरों का एक अच्छा मानना चाहूँगा, क्योंकि ब्याज दर अगर कम होगी तो ऋण कम दरों पे मिलेगा और अधिक निवेश कर सकेंगे। ठीक है, धन्यवाद। Ravi, यस सर। just you have mentioned that you are good in English. Then why you are not opted IFS as a first choice? सर, मेरा जो रुझान है वो भारत में रहकर काम करने की तरफ अधिक है, लेकिन अगर IFS मिलता है तो मुझे उसमें कोई समस्या नहीं है सर। तो और दूसरी बात यह है कि मैं कम्युनिकेशन स्किल्स जैसे मेरी हॉबी है, तो मैं भारतीय भाषाओं के प्रति अधिक मेरा झुकाव है सर। तो अगर भारत में रहकर काम करने को मिलेगा तो मेरी वरीयता सर पहली वो होगी। पंजाब, हरियाणा, इन दोनों की जो डायलेक्ट है इसमें डिफरेंस क्या है? राजस्थान से, जिस क्षेत्र से आप आते हैं वहाँ से क्या डिफरेंस महसूस किया डायलेक्ट में जो वहाँ के लोकल है? सर, जो अगर वर्णों के स्तर पर बात करें तो हरियाणवी ट वर्ग जो हिंदी का है वो प्रधान भाषा है, ट ठ ड ढ उनका ज़्यादा प्रयोग होता है, और हरियाणवी थोड़ी सी सर स्लो भाषा बोल सकते हैं पंजाबी के मुकाबले। पंजाबी थोड़ी तेज़ भाषा है अगर बोलते हैं तो। और उसके अलावा सर अगर बात करें तो पंजाबी में स का उच्चारण जैसे छ होता है, सड़क को छड़क बोलते हैं कई जगह, वैसे हरियाणा में सड़क को सड्डक बोलते हैं। तो इस तरीके से वर्णों में सर कुछ भिन्नताएं हैं, और अभी तो सर यही सोच पा रहा हूँ। एक विचार है कि जैसे जैसे हम
वेस्ट से ईस्ट की ओर आते हैं, लैंग्वेज में जो उच्चारण है वो स्लो होते चले जाते हैं। क्या आपने ऐसा महसूस किया है कि इंडिया में? सर मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि पूरी तरह से तो सही नहीं है ये, क्योंकि अगर पंजाबी से हरियाणवी की तरफ जाएं तो स्लो होता है, लेकिन हरियाणा से दिल्ली और थोड़ा यूपी की तरफ जाएं तो थोड़ा फास्ट होता है। उसके बाद में मैथिली की तरफ अगर हम जाते हैं, बिहार की लैंग्वेज की तरफ, तो थोड़ी स्लो और मधुर भाषाएं हैं। तो पूरी तरह से सही नहीं है, लेकिन अगर हम कुछ अपवादों को छोड़ दें तो इसे सही मान सकते हैं। ठीक है। ट्रम्प साहब विजिट किए, बहुत कुछ पाया हमने, क्या और उम्मीदें थी जो नहीं मिल पाई? सर एक तो ये स्टेटमेंट पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने, अगर जैसे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमसे हमारे अच्छे रिश्ते हैं, तो हम उन पर दबाव नहीं बना सकते। पहली बात तो ये है कि हम किसी से ये निकलवा सकते कि आप किसी दूसरे देश की बुराई करें। तो उन्होंने फिर भी आतंकवाद पे हमारे अच्छा साथ दिया, उन्होंने आतंकवाद पर लड़ने के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई है। दूसरा सर, व्यापार समझौते को लेकर कुछ और आगे बढ़ा जा सकता था, कुछ और बयान जारी किए जा सकते थे। वो मुझे कम लगता है कि कुछ अधिक खास इसमें देखने को नहीं मिला सर। लास्ट क्वेश्चन, क्रीमिया का रूस के लिए क्या महत्व है? सॉरी सर, मैं जाके इस पे पढ़ूंगा, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा सर इसमें। थैंक यू। रवि, यस आप गंगानगर से आते हैं, गंग नहर के बारे में कुछ बताएंगे? यस मैडम। गंग नहर का निर्माण मैडम महाराजा गंगा सिंह के समय पे कुछ इंजीनियर्स के द्वारा उन्होंने भेजकर इस नहर की स्थापना करवाई थी, और ये मुख्यतः पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के उत्तरी भाग में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। इसकी जब स्थापना हो रही थी तो एक ट्राइपर्टाइट एग्रीमेंट हुआ था, 3 लोगों के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था। बता सकते हैं कौन 3 लोग थे? उसके बाद ही ये नहर खुल पाई थी। सॉरी मैडम। अच्छा, इसमें हाल ही में प्रदूषण की बहुत मात्रा पाई जा रही है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है? क्यों प्रदूषण इस तरह से है कि लोग 15-15 दिन तक पानी नहीं काम में ले रहे हैं? मैम, इसका प्रदूषण का सबसे बड़ा वजह जो इंडस्ट्री का वेस्ट है वो सीधे नहरों में बहाया जा रहा है। पंजाब ये में कहाँ से आ रहा है? मैम, पंजाब में कुछ इंडस्ट्रीज़ है और कुछ राजस्थान की इंडस्ट्रीज़ है, वो उनका एफ्लुएंट है वो बिना ट्रीट किए सीधा नहरों में डाला जा रहा है। सबसे बड़ी वजह यही है प्रदूषण की। तो इसके बारे में पंजाब की सरकार कुछ कदम उठा रही है? क्योंकि ये तो काफ़ी विचारणीय दिक्कत हो गई है वहाँ के लिए, लोगों के लिए। कैंसर के केसेस आ रहे हैं हर दिन। जी मैडम, पंजाब सरकार ने इस पर संज्ञान लेते हुए इंडस्ट्रीज़ पे कुछ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उनको कुछ जैसे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट ये सभी स्थापित करने का निर्देश दिया है, और कुछ गाइडलाइंस भी जारी की है, और कुछ समय सीमा भी दी है ताकि वो इस पर काम करें। अच्छा, ठीक है। भारत सरकार BS6 लेके आने वाली है, अप्रैल में ये लागू हो जाएगा, लेकिन इस पे एक सेस लगाने की बात की जा रही है BS6 फ्यूल्स पे। दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की, तो एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए सरकार वहाँ पे इंसेंटिव्स दे रही है, जो लोग खरीदेंगे उनको छूट दे रही है। तो BS6 भी एनवायरनमेंट के लिए आ रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी एनवायरनमेंट के लिए आ रहे हैं। तो ये 2 तरीके की रणनीति क्यों अपनाई है सरकार? एक तरफ सेस लग रहा है और दूसरी तरफ इंसेंटिव मिल रहे हैं। मैडम, ये मुख्यतः रणनीति इस बात पे है कि अभी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो उद्योग है वो भी शैशवावस्था में है। उसके लिए हमने बहुत सारी स्कीम्स भी चला रखी है, और भारत जहाँ पर INDC को पूरा करने के लिए भारत के लक्ष्य हैं, उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देना एक अच्छा क्रांतिकारी कदम है। लेकिन अगर BS6 जो फ्यूल हैं वो भी इसी दिशा में काम करने का है, तो दिशाओं में भिन्नता नहीं है। भिन्नता इसी बात में है कि हम पेट्रोल के जो खाद्य जो जीवाश्म तेल आधारित जो ईंधन पर वाहन चलते हैं उनको हतोत्साहित करें और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रोत्साहित करें। तो अगर इस पे सेस लगेगा तो लोग तो चाहेंगे BS4 पे ही लगे रहें। क्यों BS6 पे ज़्यादा पैसे दे के हम एक ज़्यादा जो क्लीनर फ्यूल है हम उस पर पैसे ज़्यादा दे के वो डलवाएं? होने तो पर्यावरण को नुकसान, लोगों को तो अपनी जेब पहले प्यारी होती है। मैडम, लोगों को ये भी समझाने की ज़रूरत है कि अगर उनकी BS6 गाड़ियाँ हैं, उनमें अगर BS4 का अगर हम पेट्रोल या डीजल डलवाएंगे तो उनकी गाड़ियों पे अल्टीमेटली नुकसान होगा और फिर उनकी सर्विसिंग कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। ठीक है, मेरा आपसे आखिरी सवाल। आपने लिखा है कि आप टेरेस एंड किचन गार्डनिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। जी मैडम। तो पहला सवाल कि टेरेस गार्डनिंग गंगानगर में कैसे, और दूसरा टेरेस गार्डनिंग और टेरेस फार्मिंग में क्या फ़र्क होता है? मैडम, मैं घर पे जो कृषि करता था वो घर पे ज़मीन पे करते थे, घर के अंदर जो छोटी भूमि होती है उस पर करते थे। बिल्कुल। तो उसके लिए किचन गार्डनिंग शब्द है। लेकिन पिछले कुछ समय से मैं दिल्ली रह रहा हूँ, तो उसी इंटरेस्ट को मैंने आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर जगह की कमी है तो मैंने छत पे
कुछ सब्जियां वगैरह उगाने का फैसला लिया, तो इसलिए मैंने टेरेस गार्डनिंग का लिखा है। किस तरह का स्ट्रेटम आप यूज़ करते हैं जब टेरेस गार्डनिंग की जाती है? क्या लेयर बिछाई जाती है वहाँ पे? मैडम जनरली मैं कुछ मिट्टी जो मैंने पास में एक नर्सरी है जहाँ पे मैं रहता हूँ, वहाँ से मैंने कलेक्ट की। कुछ विशेष तरह की मिट्टी होती है, कुछ नाम होता है, कुछ विशेष खाद होती है इसके लिए? जी मैडम, एक वहाँ से मैंने नॉर्मल मिट्टी उठाई, उसके साथ में मैम कोकोपीट होता है, उसको मैंने कुछ मिक्स किया उसके साथ में। कोकोपीट किस चीज़ का बना होता है? मैम जो नारियल का भूसा होता है उसका बना होता है। और टेरेस फार्मिंग से ये कैसे अलग होता है? टेरेस फार्मिंग जो व्यापक स्तर पर की जाती है उसे टेरेस फार्मिंग कहते हैं, और टेरेस गार्डनिंग जो बस छोटे ये स्तर पर फर्क होता है? सॉरी मैडम, टोपोग्राफी का कुछ फर्क? सॉरी मैडम, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं। चलिए, थैंक यू। रवि, यस सर। भारत की अगर यात्रा की जाए तो सबसे दक्षिण में जाके हम कहाँ रुकेंगे, किस जगह पर? भारत का सबसे दक्षिण का पॉइंट क्या है? माफ़ कीजिए सर, एग्जैक्ट नाम मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। कौन से राज्य में है? अंडमान निकोबार में है सर। अंडमान निकोबार में है, ठीक है। अच्छा, आप भारत के पूर्वी तटों को पकड़कर चलिए नीचे की तरफ, जी सर, और पश्चिमी तट को चलिए। कौन सा तट आपको ज़्यादा डेवलप्ड नज़र आता है? शहरीकरण, औद्योगिकरण, नगरीकरण के सेंस में भारत का पूर्वी तट ज़्यादा विकसित नज़र आता है या पश्चिमी तट आपको? सर वैसे तो दोनों ही डेवलप्ड हैं, क्योंकि बड़े बड़े शहर है वो दोनों पर है, लेकिन मैं पश्चिमी तट को अधिक विकसित मानता हूँ। क्या उड़ीसा का तट उतना ही विकसित है जितना महाराष्ट्र का? नहीं सर। तो फिर कैसे आप कह सकते हैं कि दोनों ही तट विकसित हैं? तो क्या कारण है कि पश्चिमी तट ज़्यादा विकसित है हमारे बजाय के पूर्वी तट के? चाहे गुजरात का तट हो, महाराष्ट्र का तट हो, कर्नाटक के तट हो, ये ज़्यादा डेवलप्ड तो हैं ही, ऐसा क्यों? सर एक कारण तो ये हो सकता है कि हमारा जो एंशिएंट में व्यापार चलता था वो पश्चिमी तटों से अधिक चलता था, क्योंकि हमारा व्यापार रोमन्स और अफ्रीका के तटों से इनसे होता था। ठीक है, तो एक रीज़न तो ये हो सकता है। ठीक है। दूसरा सर, जो औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों ने भी जो पश्चिमी तट है उनको सबसे पहले डेवलप किया, तो एक ये बड़ा रीज़न हो सकता है। और तीसरा सर, जो पश्चिमी तट है वहाँ पर जो बंदरगाह हैं वो अधिक विकसित है, क्योंकि पश्चिमी तट अधिक गहरा है, तो जो बड़े जहाज़ों का जो रुकाव है वो पश्चिमी तट पर अधिक हो सकता है सर। पश्चिमी तट ज़्यादा गहरा है पूर्वी तट से? यस सर। पक्का? यस सर। अच्छा, ये बताइए कि जैसे बंदरगाह या पोर्ट की बात कर रहे हैं आप, एक पोर्ट को अभी प्राइवेटाइज किया गया है भारत सरकार के द्वारा, मेजर पोर्ट को प्राइवेटाइज किया गया है। सॉरी सर। अच्छा, उसके बारे में आपको नहीं। जानकारी नहीं है, ठीक है। आईएनडीसी का नाम आपने सुना ही होगा, जी सर। है ना? तो आईएनडीसी में भारत के जो लक्ष्य हैं उन लक्ष्यों में ये कहा गया है कि भारत अपने ट्रेडिशनल और कल्चरल वैल्यूज़ को ज़्यादा बढ़ाएगा, जिससे कि उत्सर्जन को रोकने में मदद मिले। तो वो कौन कौन से ट्रेडिशनल या कल्चरल वैल्यूज़ हैं जिसकी बात भारत कर रहा है, जिसको बढ़ावा देने से उत्सर्जन में मदद मिलेगी और पर्यावरण के प्रति ज़्यादा भारत अपना योगदान देने में सक्षम होगा? कौन कौन से वैल्यूज़ हैं वो भारत के जिसकी बात सरकार कर रही है? सर एक तो भारत का जो ट्रेडिशन है वृक्षारोपण का, पर्यावरण संरक्षण का, भारत उस पर अधिक उसको बढ़ा सकता है, ताकि उत्सर्जन जो हो रहा है उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके वृक्षों के द्वारा। ठीक है। दूसरा सर, जो सोयल कंजर्वेशन की तकनीकें थी उसको भारत अधिक डेवलप कर सकता है। पुरानी कौन सी मेथड थी सोयल कंजर्वेशन की? सर जो मल्चिंग वगैरह, जो अच्छा, ठीक जैविक है। खेती की विधि और है। सॉरी सर, अभी नहीं सोच रहा। वृक्षारोपण को अक्सर लोग समस्या के समाधान के रूप में देखते हैं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, ज़मीन पर दबाव बढ़ता चला जा रहा है, ज़मीन की डिमांड बढ़ती जा रही है, तो पेड़ लगाएंगे कहाँ? तो ये हाइपोथेटिकल सोल्यूशन नहीं लगता आपको? वृक्षाकरण, वृक्षारोपण हर कोई बता देता है, जैसे दिल्ली में रिपोर्ट बता रही है कि दिल्ली में ज़मीन ही नहीं है पेड़ लगाने के लिए। सर ये एक जुनून की बात है। तो वास्तविक इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? वृक्षारोपण तो है नहीं फिर। सर वास्तविक सॉल्यूशन सर इनको लोगों को जागरूक करना वृक्षारोपण के लिए। जैसे सर अगर हम खेतों में कृषि कर रहे हैं तो जो कृषि के बीच में जो जहाँ पे फसलें उगती है उसके बीच में पेड़ लगाना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन जो कैनल्स हैं उनके आसपास हम पेड़ लगा सकते हैं। जैसे जो गांव में जो खाले बोलते हैं जहाँ से पानी आता है उसके आसपास काफ़ी पेड़ हमारे यहाँ पर लगाते हैं लोग। शहरों में जो अर्बन पार्किंग है, जो पार्क हैं, उसमें बहुत सारे पेड़ लगाए जा सकते हैं। तो सर एक जुनून और अवेयरनेस की बात है। मुझे नहीं लगता कि लैंड की कमी पेड़ों को न लगाने का बहाना हो सकता है। अच्छा, लैंड की कमी नहीं है भारत में? जैसे घर भी बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना है, लैंड की कमी नहीं है, आपको नहीं लगता? सर लैंड की कमी बिल्कुल है इसमें। जैसे एग्रीकल्चर काफ़ी सारे एरिया में उगाई जाती है, लेकिन जो सिंगापुर मॉडल है या चाइना मॉडल है उसके द्वारा सर रूफटॉप पे हम पेड़ उगा सकते हैं। अच्छा, जैसे इलेक्ट्रिकल वाहन की बात कर रहे थे, तो इलेक्ट्रिकल वाहन के आने से आपको क्या लगता है, प्रदूषण कम हो जाएगा, प्रदूषण शिफ्ट हो जाएगा? सर प्रदूषण कम भी होगा,
लेकिन जो बिजली बनाते हैं उसके जो बिजली बनाते हैं हम उसकी विधियों में हम सुधार कर लेंगे तो प्रदूषण अल्टीमेटली कम ही होगा सर। कैसे? सर जैसे अभी जीवाश्म ईंधन पर जैसे कोयले से बिजली बनती है, अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ साथ में कोयले की बजाय रिन्यूएबल सोर्स को अधिक बढ़ावा देंगे तो प्रदूषण कम होगा सर। ठीक है रवि सर। रवि ये बताओ कि आजकल नेशनलिज्म को लेके बहुत डिबेट चल रही हैं, स्पेशली CAA, NRC, NPR, इन सब चीज़ों को लेकर। तो कुछ लोग मानते हैं कि CAA का विरोध करना देशद्रोह है और कुछ कह रहे हैं उसका समर्थन करना पक्का राष्ट्रभक्त होना है। इस पूरी डिबेट में आपका स्टैंड क्या है? सर मेरा स्टैंड ये है कि ना तो CAA का विरोध करना देशद्रोह है, ना ही CAA का समर्थन करना। हम ये मानते हैं कि हम पूरे राष्ट्रवादी हैं। तो कल्पना कीजिए कि आपके पास 50 लोग आए जो CAA से घबराए हुए हैं और 50 दूसरे लोग आए जो उसके पक्ष में हैं और वो कह रहे हैं कि अगर ये नहीं लागू हो पाया तो देश में जल्दी ही दूसरा पाकिस्तान बन जाएगा। आपको दोनों समुदायों को समझाना है, तो बारी बारी एक एक मिनट बोल के बताइए कि आप इस समुदाय से क्या कहेंगे और उससे क्या कहेंगे। सर अगर पहले आपके पास एक मुस्लिम समुदाय के 50 लोग आए हैं जो डरे हुए हैं, उनसे आप क्या कहेंगे? सर उनसे मैं 3-4 बातें कहूँगा कि पहला तो ये एक मानवीय कदम है जो भारत की संस्कृति रही है, जिसमें मुस्लिम समाज भी हमारी जो गंगा जमनी तहजीब है उसका एक आवश्यक अंग है। उनसे मैं ये कहूँगा कि पहले तो ये किसी भी नागरिक की नागरिकता नहीं छीन रहा है, किसी भी भारत के नागरिक पर कोई भी प्रभाव इससे नहीं पड़ेगा। दूसरा मैं ये बताऊंगा कि एक मानवीय कदम के तहत, जैसा कि इस्लाम में भी मोहम्मद साहब ने कहा है कि जो भी उत्पीड़ित हैं उन्हें शरण दी जानी चाहिए, तो मैं इस कुरान का एग्जाम्पल देते हुए उन्हें समझाऊंगा कि ये कुरान से बिल्कुल सामंजस्य खाता है और अगर धर्म ग्रंथों का इस्तेमाल करूंगा तो सर डेफिनेटली लोगों पर उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है। और अगर हिंदू समाज या जो भी दूसरा समाज आ गया, जी सर, अगर जो CAA के पक्ष वाला समाज है तो सर उसको मैं ये समझाऊंगा कि आप अगर इसका पक्ष में हैं तो आप इसको अधिक इसका दिखावा नहीं करना चाहिए, खास करके क्योंकि सर मेजोरिटी का ये दायित्व होता है कि वो माइनॉरिटी को अनसेफ फील नहीं करवाए। तो वो ऐसा कोई भी कदम उठाने से बचे जिससे दूसरों को असंतोष उभरता हो, तो मैं उनको इस तरीके से समझाऊंगा सर। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 1 से 1.5 साल में जो जजमेंट्स दिए, उन जजमेंट्स को देख के ऐसा लगता है कि कहीं कहीं वो सुपर प्रोग्रेसिव मूड में है। उसने कुछ ऐसे निर्णय दिए जो बहुत मुश्किल था स्वीकार करना कि हमारा सुप्रीम कोर्ट देगा। मैं प्रोग्रेसिव होने के सेंस में कह रहा हूँ। और कुछ ऐसे निर्णय दिए जिनको लेकर लगता है कि वो काफ़ी रिग्रेसिव हो गया, स्पेशली शबरीमाला के मामले में निर्णय देने के बाद उसकी रिव्यू पिटिशन एक्सेप्ट करना और उसके बाद बड़ी बेंच को भेज देना, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को। तो मुझे 2-3 ऐसे फैसले बताइए जो प्रोग्रेसिव हैं, 2-3 ऐसे बताइए जो प्रोग्रेसिव नहीं हैं, और इस पूरे सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट का मूल्यांकन आपकी राय में क्या है? सर एक तो जो महिलाओं को स्थायी कमीशन देने का फैसला है, ठीक है, इसे मैं प्रोग्रेसिव मानता हूँ सर। दूसरा फैसला सर जो 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, ठीक है, उसे मैं प्रोग्रेसिव मानता हूँ सर। और एक हालिया जो चुनाव में अपराधीकरण होता है, राजनीतिक अपराधीकरण, उसको रोकने के लिए हालिया फैसला, उसको मैं प्रोग्रेसिव मानता हूँ सर। और 377 जैसे? जी सर, समलैंगिकों को 377 को हटाना ये एक प्रोग्रेसिव कदम है सर। अब बताइए दूसरे वाले जो रिग्रेसिव हैं आपकी राय में। सॉरी सर, अभी शबरीमाला मामले में क्या चाहते हैं आप? सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला दे? क्या वो जनता के दबाव में आके ऐसा फैसला दे जो खा पंचायत जैसा फैसला हो, या उसे अपने फैसले पर टिकना चाहिए जो उसने पहले दिया है? सर मेरे विचार में उसे अपने फैसले पर टिकना चाहिए, जो कि एक प्रोग्रेसिव फैसला था, चाहे खून खराबा हो जाए। सर खून खराबा, लेकिन हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस है, प्रशासन है, तो कोई भी समाज सुधार होता है सर एक तीखी प्रतिक्रिया तो होती है, चाहे राजा राममोहन राय के समय में हुई हो चाहे आज के समय में हो। लेकिन इस तीखी प्रतिक्रिया को एक बार लॉ एंड ऑर्डर से हम शांत कर सकते हैं, लेकिन अगर एक मौका मिला है समाज में प्रोग्रेसिव को स्टेप लेने का, तो सुप्रीम कोर्ट को सर उसी फैसले पर टिका रहना चाहिए। चलिए, मेरा आखिरी सवाल बस शुरू हो रहा है। आप ये मुझे बताएं कि आपकी राय में कोई अच्छा दोस्त जो होता है, अच्छा फ्रेंड, उसमें कौन कौन से उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि अच्छा दोस्त है तो उसमें ये बातें होनी चाहिए? सर पहली बात तो कि वो हमारी जब हमारा एवोल्यूशन करे, या मेरा कोई दोस्त होगा अगर वो मेरा एवोल्यूशन करे तो वो ईमानदारी से करे। लेकिन अगर ऐसी स्थिति है जहाँ पर मैं थोड़ा डीमोटिवेट फील कर रहा हूँ तो उसमें थोड़ा प्रोत्साहित करे, उसमें थोड़ा बहुत अगर वो अतिशोक्ति भी कर रहा है क्योंकि उस समय अगर मुझे ज़रूरत है तो वो करना चाहिए। दूसरा सर एक मददगार दोस्त होना चाहिए जो हमारे काम आए, जो जब भी हमें ज़रूरत हो तो अगर
उसके लिए पॉसिबल है तो वो हमारी मदद करें। और तीसरा सर कि वो सामंजस्य बिठाएं। जो अगर मैं भी उस दोस्त की जगह हूं तो मैं उसकी कुछ आदतों में सामंजस्य बिठाऊंगा और वो भी कुछ सामंजस्य बिठाए। काफी है। अब बताइए कि अच्छे दोस्त और अच्छे स्पाउस में कौन कौन से गुण मैच करते हैं, कौन कौन से मैच नहीं करते। जैसे ऐसे कुछ गुण जो दोस्त में हो तो अच्छे हैं, स्पाउस में हो तो बुरे हैं, या ऐसे कि स्पाउस में हो तो अच्छे हैं, दोस्त में हो तो बुरे हैं। सर वो तो देखने का नजरिया है कि कुछ मामले हम दोस्तों के गुण, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सर इसमें कुछ डिफरेंस होगा, क्योंकि स्पाउस भी अगर एक अच्छी दोस्त हो तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता सर। ठीक है रवि, आपसे बात करके अच्छा लगा। हमारी तरफ से प्रश्न पूरे हुए। क्या आप कुछ पूछना चाहेंगे हमसे? नहीं सर, थैंक यू। ठीक है, धन्यवाद, जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम। हैव ए नाइस डे सर। थैंक यू। बैठो 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 बैठो। थैंक यू। क्या है तुम्हारी अनुभूति आज के इंटरव्यू को लेकर? सर सही लग रहा है मेरे को तो। अगर आपको खुद इवैल्यूएशन करना हो कितने मार्क्स देंगे? सर मैं अब इंटरव्यू हो गया, अब सहज हो जाओ एकदम। हाँ सर, पर मैं अभी सोच नहीं पा रहा कि कितने मार्क्स मेरे। सर 180 के आसपास। 180, ठीक है, एकदम ठीक है। मेरा अनुमान है कि आपका लेवल 200 प्लस का अब है। आज नहीं था उतना, उसकी वजह है कि शुरू में कुछ प्रश्न ऐसे आ गए जिसके लिए आप तैयार थे नहीं शायद। मेरा अनुमान था कि आप तैयार होंगे उन प्रश्नों पर, लेकिन आप थे नहीं। अदरवाइज जो आपका लेवल है वो 200 मतलब 195 210 के बीच में कहीं ना कहीं। हाँ सर, शुरू में थोड़ा सा ऐसा हो गया था क्योंकि उस क्वेश्चन को तैयार नहीं किया था सर मैंने होम्स। देखो एंट्री आपकी, मतलब मैं सबसे बोल रहा हूँ एंट्री आपकी ठीक है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ एंट्री ठीक नहीं है, क्योंकि जब आप आए तो आप हंसते हुए आ रहे थे। स्माइल और लाफ्टर के बीच में ना बहुत पतली सी रेखा होती है, तो वो स्माइल से थोड़ा ज्यादा था मामला उस समय। जी सर। तो आते हुए ना तुम शांत भाव से आइए। उस समय ऐसी हंसी जो बनाई जा रही है उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है? सहज रूप से आओ। ड्रेसिंग सेंस परफेक्ट है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, और बैठने का तरीका भी परफेक्ट है, सब बढ़िया एकदम। यही पहनोगे वहां पर? जी सर। ठीक है। आप जो फंस गए ना शुरू के 2 प्रश्नों में, और जो रैंडमली पूछ लिए मैंने बात करते करते, एक तो पूछ लिया छुट्टी के मामले में, आपने कहा कि मैं ईओएल पर हूँ। अब ईओएल पर हैं तो बहुत स्वाभाविक सा है कि आपको ये पता हो कि ईओएल क्या होती है और बाकी लीव से क्या अंतर होता है इसमें। जी सर। है ना? और ये बात तो आ ही सकती है इंटरव्यू के बीच में, क्योंकि अगर आप बताएंगे कि मैं IRTS हूँ तो स्वाभाविक रूप से पूछेंगे कि आप जॉब कर रहे हैं अभी, तो आप कहेंगे नहीं मैं ईओएल पे हूँ। तो इन सारे छुट्टियों का अंतर, CL, EL, पैटर्निटी लीव, मैटरनिटी लीव होती है, मेडिकल लीव होती है, ये सब सरकार देती है छुट्टियाँ। तो इनके रूल्स एक बार पढ़ लीजिए, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना अलग से। ठीक है। ठीक है। होम कार्डर का आपका मान के चलिए कि प्रश्न जरूर आएगा, क्योंकि रेयरली शायद कोई ऐसा व्यक्ति है जो होम कार्डर छोड़ रहा है अपना। जी सर। आपने छोड़ा है तो स्वाभाविक है प्रश्न है। तो शुरू में आप जो जितने मतलब महान उत्तर दे रहे थे ना कि देश एक है, संसार एक है, वसुधैव कुटुंबकम, वो सब नहीं, सीधे मूल बात पे आ जाओ। जी सर। देखिए 2 ही कारण हो सकते हैं होम स्टेट ना लेने के। एक तो ये हो सकता है कि आप उस स्टेट में काम करेंगे तो दबाव ज़्यादा रहेगा आपके ऊपर, रिश्तेदारों का, परिचितों का, और आप चाह रहे हैं कि दबाव मुक्त होकर काम करना है मुझे। एक तो ये हो सकता है। जेन्युइन हो सकता है, आप कह सकते हैं कि सर मेरे बहुत सारे परिचित राजस्थान में हैं, पेरेंट्स हैं, रिलेटिव्स हैं, और पूरे खानदान से पहली बार मैं इस लेवल पर आया हूँ, और जैसी बॉन्डिंग परिवार में है, मैं जैसी कुछ बनूंगा वो मुझे इतने काम कहना शुरू कर देंगे कि अगर मैंने काम नहीं किए तो रिश्ते खराब हो जाएंगे, किए तो मैं सर्विस ठीक से नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने पेरेंट्स से बातचीत की, उन्हें कन्विंस किया, समझाया, और सहमति बनी कि मैं दूसरा स्टेट प्रेफर करूं, यहाँ काम ना करूं। एक तो ये हो सकता है, ठीक है। दूसरा ये हो सकता है कि सर मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ दरअसल बॉर्डर है, राजस्थान हरियाणा दोनों है, तो हमारा एड्रेस राजस्थान का है, पर हमारे रिश्तेदार, हमारी कल्चर ज़्यादा हरियाणा की है, और हमारा आना जाना भी ज़्यादा वहीं पर है। तो जब ये तय हुआ कि एक स्टेट लेना है, तो फिर जब पेरेंट्स से बात हुई, उनका भी रिटायरमेंट के बाद या कुछ समय के बाद वहीं बसने का विचार है। तो क्योंकि वो वहीं बसने वाले हैं 4-5 साल बाद, तो मैंने उनकी केयर करने के भाव से हरियाणा को रखा ताकि मैं वहाँ काम कर सकूँ। ठीक है। इनमें से कोई या दोनों? सर जो पहला ऑप्शन है कि दबाव होंगे रिश्तेदारों के, तो उसमें सर ये जजमेंट नहीं हो सकता कि मतलब ये दबावों को ही नहीं झेल सकते, इसलिए अगर इनमें से एक चुनना हो तो सेकंड वाला ज़्यादा ठीक है। ठीक है सर। लेकिन आप दोनों का मिक्स भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा आप कैसे रखते हैं अपनी बात को, लेकिन एक एलिमेंट ले सकते हैं उसमें। ठीक है।
सॉरी बोलने का तरीका अच्छा है। शुरू में आपने कह दिया कि मैंने इस बीच में इंग्लिश पे काफ़ी काम कर लिया है, तो ऐसे इनवाइट मत करो आक्रमण के लिए, क्योंकि जब इंग्लिश में सवाल पूछा तो आपने जवाब हिंदी में दिया उसका भी। आप चाह रहे हैं कि इंग्लिश में सवाल पूछें और आप जवाब दें इंग्लिश में? सर दे तो सकता हूँ इंग्लिश, कंफर्ट हो सकता हूँ या चाह रहे हैं? चाह तो नहीं रहा सर। तो फिर ये मत बोलो। सिर्फ ये कि मैं कम्युनिकेशन पे काफ़ी काम किया है, अंग्रेजी में कोई प्रश्न पूछे तो मैं समझ सकूँ आराम से, मैंने इस पे काम किया है। ठीक है सर। जवाब दो के बजाय सर एक्चुअली बोलने का सेंस यही था। इकोनॉमी मुझे ठीक लगा, आईआर भी ठीक, मतलब एक दो फैक्चुअल आंसर नहीं आते वो सामान्य बात है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टेरेस गार्डनिंग और टेरेस फार्मिंग में मुझे लगता है कोई बड़ी गड़बड़ हुई है। बड़ी गड़बड़। क्या है वो? टेरेस फार्मिंग हिल्स पे होती है, जहाँ पे टेरेस काट के उसे वो स्लोप पे बनता है, प्लेन जिसे एरिया स्टेप बनता है। फार्मिंग कहते हैं, कंटूर फार्मिंग कहते हैं। आप रूफटॉप कहना चाह रहे हैं ना शायद? जी सर। हाँ, वो शब्दावली की मिस्टेक, क्योंकि वो जिस तरह से सर हंसे उस उत्तर पे मैं समझ गया कोई मिस्टेक हुई है बड़ी, जी सर। है ना। और मैंने आखिरी 3 सवाल पूछे आपके व्यूज जानने के लिए। CA पर आपका व्यू परफेक्ट है एकदम, सुप्रीम कोर्ट को लेके भी आपने बड़ा अच्छा दिया, शबरीमाला भी, और अंत में जो दोस्त स्पाउस वो सब बहुत बढ़िया जवाब दिया। तो मैं कन्विंस हूँ कि अगर बहुत फैक्चुअल नहीं चला इंटरव्यू तो आपका लेवल 200+ का है इस बार। अब ये संयोग की बात है, वहाँ कैसा चलेगा, लेकिन फैक्चुअल में भी बहुत चिंता वाली बात नजर नहीं आ रही है हमें। अब जो बहुत मतलब बेसिक फैक्ट्स हैं, होम कार्डर पे है, लीव्स पे है, वो सब पता होना चाहिए, टेरेस गार्डन में पता होना चाहिए। जी सर। बाकी तो ठीक है, संयोग की बात है, कब क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे। जी सर। आतंकवाद बोलो तो अच्छा है, और अगर आदत आतंकवाद की हो ही गई है तो फिर चलने दो। आतंकवाद होता है सर, ट्राई ये उस इलाके में ना, हम भी बचपन में ऐसे ही बोलते थे हरियाणा में, वहाँ सब आतंकवाद ही बोलते हैं वहाँ पर। नहीं सर, अभी तो मिरर प्रैक्टिस करके कर सकता हूँ हाँ, उसको। तो ये कर लो, क्योंकि ये शब्द 2-3 बार लगातार आया ना तो थोड़ा सा चुभ रहा था, बाकी तो उच्चारण आपका अच्छा है। तो मेरे ख्याल से चिंता वाली वजह नहीं है, इस बार बात बननी चाहिए। जी सर। मतलब मज़ा है कि पहले 100, ज़्यादा मज़ा है पहला 50, और असली मज़ा है पहले 10 में हो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।